चलिए बात करते हैं 2026 के एक ऐसे काल्पनिक संघर्ष की जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। अमेरिका और ईरान के बीच का युद्ध। ये एक ऐसी जंग थी जो दुनिया को तबाही के बिल्कुल मुहाने पर ले आई थी। तो आइए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। 7 अप्रैल 2026 अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को ये आखिरी चेतावनी दी। डेडलाइन खत्म होने में सिर्फ कुछ ही घंटे बचे थे। जरा सोचिए, दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए एक पूरे देश और उसकी सभ्यता को मिटाने की धमकी दे दी। इस एक पोस्ट ने दुनिया भर की राजधानियों में खलबली मचा दी और लोग अपनी सांसें थामकर इंतजार करने लगे। लेकिन फिर हमले से ठीक 90 मिनट पहले कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। अमेरिका और ईरान दोनों अचानक 2 हफ्ते के सीज फायर के लिए तैयार हो गए। पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली। पर सवाल ये है कि आखिर हालात इतने बिगड़ कैसे गए थे? इस आखिरी चेतावनी तक पहुंचने से पहले पिछले 50 दिनों से जमीन और आसमान में एक भयानक जंग चल रही थी। तो चलिए देखते हैं कि इस संघर्ष की असली कीमत क्या थी, जो इंसानों और हमारे पर्यावरण दोनों ने चुकाई। और जो आंकड़े सामने आए वो वाकई दिल दहलाने वाले थे। ईरान में 2000 से ज़्यादा और लेबनान में 2100 से ज़्यादा लोगों की जानें गईं। वहीं इजराइल और अमेरिका के 39 लोग हताहत हुए। लेकिन ये सिर्फ नंबर नहीं है। इनके पीछे हजारों तबाह हुए परिवार, उजड़े हुए शहर और लाखों बेघर लोगों की कहानियां हैं जो शायद कभी दुनिया के सामने नहीं आ पाएंगी। पर शायद इस जंग का सबसे डरावना पहलू था न्यूक्लियर फैसिलिटीज को निशाना बनाना। ईरान के इकलौते ऑपरेशनल न्यूक्लियर प्लांट बुशहर के बिल्कुल करीब 4 बम गिराए गए। इससे एक ऐसी न्यूक्लियर तबाही का खतरा पैदा हो गया जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और ये खतरा कितना बड़ा था, इसका अंदाज़ा आप कतर के प्रधानमंत्री की इस चेतावनी से लगा सकते हैं। अगर उस प्लांट पर सीधा हमला होता तो जो रेडियो एक्टिव लीक होता वो पूरे खाड़ी क्षेत्र के लिए एक दूसरा चेरनोबिल बन जाता, जिसका जहरीला असर हवा, पानी और जिंदगियों पर पीढ़ियों तक रहता। तो अब लड़ाई के मैदान से जरा हटकर एक ऐसे नाटकीय मिलिट्री ऑपरेशन पर चलते हैं जिसने अमेरिका के पूरी तरह से हवाई दबदबे के दावों पर ही सवाल खड़े कर दिए। 3 अप्रैल ये वो तारीख थी जब ईरान ने एक अत्याधुनिक अमेरिकी F-15E फाइटर जेट को मार गिराया। ये घटना अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका थी, क्योंकि वो दावा कर रहा था कि ईरानी हवाई क्षेत्र पर उसका पूरा कंट्रोल है। इस एक घटना ने दुश्मन की जमीन के अंदर एक बहुत ही जोखिम भरे रेस्क्यू मिशन को जन्म दिया। जेट में जो 2 लोग थे, उनमें से एक एयरमैन 24 घंटे से भी ज्यादा समय तक दुश्मन की धरती पर अकेला और घायल पड़ा रहा। अपनी जान बचाने के लिए वो 7000 फीट की ऊंचाई पर चढ़ा और एक चट्टान के पीछे छिप गया। वहां से उसने सिर्फ 3 शब्दों का एक सीक्रेट रेडियो मैसेज भेजा, और बस इसी मैसेज ने इतिहास के सबसे साहसी रेस्क्यू ऑपरेशंस में से एक को हरी झंडी दे दी। और फिर 5 अप्रैल को राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़े गर्व के साथ ऐलान किया कि मिशन कामयाब रहा और अमेरिकी सैनिक को सुरक्षित वापस ले आया गया है। लेकिन इस जीत के पीछे एक और कहानी छिपी थी, एक बड़ी कीमत चुकाई गई थी। जो बात आधिकारिक बयानों में नहीं बताई गई वो ये थी कि इस एक रेस्क्यू मिशन में अमेरिका को भी बड़ा सैन्य नुकसान हुआ। एक A-10 फाइटर प्लेन, 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स और 2 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। ये दिखाता है कि जंग की असलियत कभी उतनी सीधी नहीं होती जितनी बताई जाती है। तो एक तरफ तो मैदान में ये सब चल रहा था, लेकिन पर्दे के पीछे सत्ता के गलियारों में एक अलग ही जंग लड़ी जा रही थी। और वो जंग थी शांति कायम करने की एक बेहद नाजुक और मुश्किल कोशिश। और इस पूरे कहानी में एक ट्विस्ट आता है। एक ऐसा देश बीच में आता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, पाकिस्तान। अपने जटिल क्षेत्रीय संबंधों के बावजूद पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच सीधी बातचीत का रास्ता खोलकर इस तबाही को टालने में एक बहुत अहम रोल निभाया। लेकिन ये उम्मीद बस कुछ ही घंटों की मेहमान थी। सीज फायर के ऐलान के ठीक बाद इजराइल ने लेबनान पर जबरदस्त बमबारी शुरू कर दी। इससे तुरंत कन्फ्यूजन और अविश्वास का माहौल बन गया कि क्या लेबनान इस समझौते का हिस्सा था भी या नहीं। और ये नाजुक समझौता शुरू होने से पहले ही टूटने लगा। और जब इस्लामाबाद में बातचीत की मेज पर दोनों देश बैठे तो मामला आकर एक ही जगह अटक गया। अमेरिका चाहता था कि ईरान 20 साल के लिए अपनी सभी न्यूक्लियर एक्टिविटीज बंद कर दे।
इसे वो अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की गारंटी मानता था। दूसरी तरफ ईरान सिर्फ 5 साल के लिए तैयार था, क्योंकि वो इसे अपनी संप्रभुता से जोड़कर देख रहा था। बस इसी एक बड़े मतभेद पर आकर सारी बातचीत टूट गई। बातचीत नाकाम होने के बाद अब लड़ाई एक नए मोर्चे पर पहुंच गई थी। अब ये जंग जमीन पर नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे अहम तेल रास्ते हुर्मुज़ जलडमरू मध्य पर, आर्थिक मोर्चे पर लड़ी जा रही थी। अमेरिका ने एक बहुत ही आक्रामक कदम उठाया। उसने ईरान के बंदरगाहों की पूरी तरह से नौसैनिक नाकाबंदी कर दी। ये एक तरह की डबल ब्लॉकेड थी। मतलब एक तरफ ईरान जहाज़ों को रोक रहा था और अब अमेरिका ईरान को बाकी दुनिया से पूरी तरह काटने की कोशिश कर रहा था, जिसमें चीन जैसे देशों के साथ उसका व्यापार भी शामिल था। इसका सीधा असर ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ना तय था। और इसी बढ़ते टेंशन के बीच 17 अप्रैल को ईरान एक चौंकाने वाला ऐलान करता है। वो कहता है कि होर्मुज़ जलडमरू मध्य खुला है। बस इस एक खबर से दुनिया भर के बाजारों में हलचल मच गई और तेल की कीमतों में 10% की भारी गिरावट आ गई। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ठीक 24 घंटे बाद ईरान 180 डिग्री पलट जाता है और ऐलान करता है कि जलडमरू मध्य फिर से बंद है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ईरानी गनबोट्स ने वहां से गुजर रहे जहाज़ों पर गोलियां भी चलाई। ये जो उथल-पुथल थी, वो इस बात का सबूत थी कि हालात अब किसी के भी कंट्रोल से बाहर हो चुके थे। तो अब हम इस पूरे विश्लेषण के आखिर में आ पहुंचे हैं, जहां हालात एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर हैं और एक बार फिर सीज फायर की डेडलाइन तेजी से करीब आ रही है। तो इस समय असल स्थिति क्या है? देखिए, इजराइल और लेबनान के बीच एक अस्थायी और बेहद नाजुक 10 दिन का सीज फायर तो चल रहा है, लेकिन असली दांव पर लगा है अमेरिका और ईरान के बीच का 2 हफ्तों का मेन सीज फायर, जो 22 अप्रैल को खत्म हो रहा है। और घड़ी की सुइयां एक बार फिर तेजी से घूम रही हैं। और यहीं आकर ये पूरी कहानी एक बहुत बड़े और अनसुलझे सवाल पर खत्म होती है। चलिए मान लेते हैं कि किसी चमत्कार से अमेरिका और ईरान एक समझौते पर पहुंच भी जाते हैं, तो क्या इजराइल, जिसने पूरे संघर्ष के दौरान आज़ादी से और कई बार आक्रामक तरीके से काम किया है, क्या वो उस शांति समझौते को मानेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरे क्षेत्र के भविष्य पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा देता है।